हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? आंसर हो जाएगा सरयू नदी में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित नाव सरयू नदी में चलाई जाएगी। इसकी लॉन्चिंग कहां पर की जाएगी? तो इसकी लॉन्चिंग अयोध्या में की जाएगी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इस नाव को किसने डेवलप किया है? तो इस नाव को यूपी नेडा ने डेवलप किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में यूपी नेडा बोल देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरयू नदी में जो सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की गई है उसको किसने डेवलप किया है? तो याद रखिएगा, यूपी नेडा ने डेवलप किया है। दोस्तों, इस नाव में कितने यात्रियों के बैठने की क्षमता है? तो याद रखिएगा कि इस नाव में 30 यात्री बैठ सकते हैं। और ये जो पहल शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में बदलना। दोस्तों, बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी आज डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इन सभी पॉइंट को नोट करते जाइएगा। तो उबर ने अभी हाल ही में अयोध्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है। अभी कुछ समय पहले स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया है, जिसमें गंगा के किनारे बसे शहरों में वाराणसी और उत्तर प्रदेश टॉप पर रहे हैं। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र शुरू किए गए हैं। पिंकी को मिर्जापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का कुछ समय पहले उद्घाटन किया था। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनने वाला है। और सभी जिलों में यूपी पुलिस ने अपने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किए हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल, ये पूरा सर्च करना है, तभी आपको हमारा चैनल मिलेगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, दोनों मीडियम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ईयरली ई बुक ऐप पर मिलेगी। इसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार जरूर लगाइएगा। आंसर हो जाएगा चौथा। तो अभी हाल ही में एक वेबसाइट जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर, तो इसके द्वारा सैन्य ताकत सूची 2024 को जारी किया गया है, जिसमें दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण किया गया है, जिसमें दोस्तों अमेरिका का पहला स्थान है। यानी अमेरिका की जो सेना है वो सबसे शक्तिशाली सेना बताई गई है। और फिर उसके बाद दूसरा स्थान रसिया का है, तीसरा स्थान चाइना का है और भारत चौथे स्थान पर है। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत का पावर इंडेक्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारत का पावर इंडेक्स बताया गया है 0.1023। याद रखिएगा कि जिस भी देश का पावर इंडेक्स जितना कम होगा, उस देश की सेना उतनी ही ताकतवर मानी जाएगी। दोस्तों, दुनिया के सबसे 5 ताकतवर देश कौन है, यानी कि जिनके पास सबसे अधिक शक्तिशाली सेना है? तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर भारत है और पांचवें स्थान पर साउथ कोरिया है। चलिए दोस्तों, कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो कितनी बताई गई है? 25,27,000। और भारत के पास 4,641 टैंक बताए गए हैं और 606 लड़ाकू विमान भी बताए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है।
अब सवाल आता है कि दुनिया की सबसे कमजोर सेना किस देश की है, तो वो है भूटान की। चलिए दोस्तों, कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया था, तो इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? गौतम अडानी। एनसीआरबी के द्वारा एक डेटा जारी किया गया था जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद सबसे आगे है। मर्सर सर्वे के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद पहले स्थान पर है। तिरयानी ब्लॉक को नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे अभी हाल ही में जारी किया गया था जिसमें 76% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा इसका 50%। यानी कि सरकार का कहना यह है कि 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उसको 50% तक कम किया जाएगा। इसकी जानकारी किसने दी है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में 53 लोग घायल होते हैं और 19 मौतें होती हैं। कुछ समय पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 12% बढ़ी है। उसके अनुसार 4.6 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं 2022 में। भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया था। इसी प्रकार से सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 तक था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक। ब्रॉडगेज रूट के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य है 2024 तक का। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2024 तक, पहले ये लक्ष्य 2022 तक था। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है 2024 तक का, पहले ये लक्ष्य 2022 का था। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक का। 100 नए एयरपोर्ट डेवलप करने का लक्ष्य 2025 तक का। और सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार का 2025 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुमित नागल। तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल। तो उन्होंने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया है और इस प्रकार से वो 34 वर्षों के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले रमेश कृष्णन ने 1989 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैट्स ब्लेंडर को हराया था। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो यह टेनिस से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1905 में, और यह जनवरी महीने में ही आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन मेलबर्न में किया जाता है। पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे अधिक बार नोवाक जोकोविच ने जीता है 10 बार और महिला वर्ग में सबसे ज्यादा बार जीता है मार्गरेट कोर्ट ने 11 बार। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। 2023 के ग्रैंड स्लैम के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, 2023 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब था, इसमें पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के। और महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता था, जो कि बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था और महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक ने जीता था। और इगा स्विटेक को आप याद रखिएगा, ये पोलैंड देश की हैं। विंबलडन ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता था और महिला वर्ग का खिताब चेक रिपब्लिक की मार्केटा वेंद्रोसोवा ने जीता था। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। तो ये है 2023 के ग्रैंड स्लैम के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? आंसर हो जाएगा फारसी को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये घोषणा की गई है
कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया है। अगर हम ऑफिशियली तौर पर बात करें तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके तहत 6 शास्त्रीय भाषा बताई गई हैं, लेकिन जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी उसके अनुसार फारसी, पाली और प्राकृत को भी संरक्षित करने की बात की गई थी, यानी इन्हें भी शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अगर हम भारत की शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जो कि संविधान में जोड़ी गई हैं। इनमें से 2004 में पहली बार तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और अंत में अभी 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में। तो फरीदाबाद, हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। दोस्तों, ये 2023 का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है जिसका आयोजन 2024 में किया जा रहा है। थीम क्या है? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। इसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का सम्मान करना। दोस्तों, याद रखिएगा कि यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। इस महोत्सव की शुरुआत 2015 से हुई थी। इस बार 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस कर लेते हैं। तो COP28 का आयोजन UAE में किया गया है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा, जापान में हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ है। SCO समिट 2023 भारत के द्वारा वर्चुअल आयोजित किया गया था। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। और इसके अलावा ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन, यूके में हुआ है। और इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट 2023 का आयोजन ओडिशा, भारत में हुआ था। हरियाणा के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए CHADO/1 निपाह बी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा निपाह वायरस। तो इसके नाम में ही निपाह छिपा हुआ है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, निपाह वायरस के लिए पहली बार ये वैक्सीन बनाई गई है और इसका अभी हाल ही में ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया है। और ये जो वैक्सीन बनाई है ये किसने बनाई है? ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने। दोस्तों, बात करते हैं निपाह वायरस की। तो निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो यह चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। इसके लक्षण होते हैं सिर दर्द, उल्टी जैसे लगना, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर। तो कुछ समय पहले केरल में इसके मामले पाए गए थे। निपाह वायरस का पहला मामला 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह नामक गांव में मिला था, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। तो अभी हाल ही में जो कनुमा त्योहार है ये तेलंगाना में मनाया गया है। यह पशुओं का त्योहार मनाया जाता है और यह एक फसल उत्सव भी मनाया जाता है। याद रखिएगा कि यह जो त्योहार है ये मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। और इस त्योहार में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने मवेशियों की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो उनके कृषि उपकरण होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। और तेलंगाना के अलावा यह त्योहार आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख फसल त्योहार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बैसाखी एक फसल त्योहार है जो कि पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। बंगाला ये मेघालय और असम में, नुआखाई ओडिशा में, ओणम केरल में, विशु केरल और कर्नाटका में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सभी फसल त्योहार हैं। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। कैपिटल क्या है इसकी? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। विधान परिषद की 40, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं।
तेलंगाना की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा। कब इसका उद्घाटन किया जाएगा? तो 23 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों जल्लीकट्टू खेल के लिए यह स्टेडियम बनाया गया है और अभी ये नया स्टेडियम बना है। इसका नाम पूर्व चीफ मिनिस्टर M. करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। इसमें बैठक क्षमता है 5000 से ज्यादा और इसे 44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो बात करते हैं जल्लीकट्टू की। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है, यानी काफी पुराने समय से इसका आयोजन किया जाता है और यह पोंगल त्योहार के एक पार्ट के रूप में मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार जो मकर संक्रांति होती है उसे तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है, तो उसी के एक पार्ट के रूप में ये जल्लीकट्टू आयोजित किया जाता है। इस खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु का गौरव और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह खेल 2000 साल से भी अधिक पुराना है। दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख पशु खेल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें पशुओं का उपयोग किया जाता है। तो कंबाला ये कर्नाटक में काफी फेमस है, ऊंट दौड़ राजस्थान में, बुलबुल फाइट असम में और बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में आर प्रज्ञानंद यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो अभी हाल ही में दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने चीन के विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हराया है और इसी जीत के साथ ही वो विश्वनाथन आनंद से आगे निकल गए हैं और इस प्रकार से वह भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों शतरंज की एक संस्था के बारे में जरूर आप याद रखिएगा जिसे फिडे बोलते हैं या इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1924 में। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? आर्कडी ड्योकोर्विच और उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद और यह शतरंज की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? ओडिशा में। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 चुना गया है? दीप्ति शर्मा को। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बना है? पेंच टाइगर रिजर्व। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? दावोस में। भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? अर्जेंटीना। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को। वर्नाडो एरवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ग्वाटेमाला के। 75वें एमी अवार्ड 2023 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? सक्सेशन ने। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी NSO के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ सकती है? 7.3% से। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आईसी चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB के बराबर होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। WWW का सही रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। CAD का तात्पर्य क्या होता है या CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लिथियम के भंडार भारत में कहां पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जम्मू कश्मीर बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है G20 सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ था? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।